हेलो स्टूडेंट। वेलकम टू प्रतिभा एकेडमी क्लासेस। मैं डॉक्टर प्रतिभा सिंह। आज की क्लास में हम लोग बिहार एस सेट के पाठ्यक्रम और यूजीसी नेट के इकाई 5 में शामिल कविता, जिस कविता का नाम है शासन की बंदूक। इस कविता के रचनाकार है नागा अर्जुन। इस कविता को काफी विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, इसकी व्याख्या देखेंगे, साथ ही साथ नागा अर्जुन की जो भी महत्वपूर्ण रचनाएं, कविताएं, उपन्यास हैं, उन सब को हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे। और आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आप सभी को आने वाले क्लास की अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया है, तो वहाँ से आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आप सबको सबसे पहले क्लास की अपडेट और कई सारे पीडीएफ देखने को मिल जाएंगे। और जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक मेरे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है या फिर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। इस पर आप लोग मैसेज करके सारी इन्फॉर्मेशन और जानकारी ले सकते हैं। तो आइए हम लोग आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। और आज की क्लास को हम लोग नागा अर्जुन की एक महत्वपूर्ण पंक्ति के साथ प्रारंभ करेंगे। और ये पंक्ति कई बार कई परीक्षाओं में पूछी भी जा चुकी है। तो ये पंक्ति है कुछ इस प्रकार। जनता मुझसे पूछ रही है, जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूँ मैं साफ कहूँ, क्यों हकलाऊं। तो आइए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में नागा अर्जुन से संबंधित जितने भी प्रश्न अभी तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं, वो सारे प्रश्न आप लोगों के काफी अच्छे से तैयार हो जाएंगे। नागा अर्जुन का मूल नाम है वैद्यनाथ मिश्र। इनका जन्म हुआ 11 जून 1911 में। गांव का नाम था तैरानी। ठीक है। और ये प्रश्न परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है कि नागा अर्जुन के गांव का नाम क्या है। तो इनके गांव का नाम है तैरानी। ठीक है। और इनकी मृत्यु हुई थी 5 नवंबर 1998 ईस्वी को। और मृत्यु के समय इनकी उम्र थी 87 वर्ष। और इनकी मृत्यु हुई थी दरभंगा, बिहार में। ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिसे आप नोट डाउन कर लीजिए, जैसे कि नागार्जुन के पिता का नाम क्या था। तो नागार्जुन के पिता का नाम था गोकुल मिश्र। ठीक है, क्या था? गोकुल मिश्र। और नागार्जुन के माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम था उमा देवी। ठीक। जो नागा अर्जुन थे वे बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद इनका नाम नागा अर्जुन हो गया था। आगे देखिए, इनका दूसरा नाम नागा अर्जुन है। और नागा अर्जुन नाम से ये हिंदी में रचनाएं किया करते थे और यात्री उपनाम से मैथिली भाषा में रचनाएं किया करते थे। नागा अर्जुन को कई सारी भाषाओं का भी ज्ञान था, जिसमें हिंदी, मैथिली, बंगाली और संस्कृत भाषा शामिल है। नागा अर्जुन का विवाह 1932 ईस्वी में अपराजिता देवी के साथ हुआ था। ठीक है, किसके साथ? अपराजिता देवी के साथ। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब एक काफी महत्वपूर्ण तथ्य है जो कि परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है, जिसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और मैं कई बार अपनी क्लास में बोलती हूँ कि जो भी स्टूडेंट इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं और जो विद्यार्थी मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं, उन सभी को पता है कि जब भी आप लोग मेरी क्लास देखा करें तो एक पेन और कॉपी साथ लेकर बैठा करें, क्योंकि बहुत सारे तथ्यों को मैं पीडीएफ में शामिल नहीं कर पाती हूँ, तो उसे मैं अलग से आप लोगों को बता देती हूँ। तो आप लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को नोट डाउन कीजिए। नागा अर्जुन के समकालीन कवियों में नागा अर्जुन, त्रिलोचन शास्त्री और शमशेर बहादुर सिंह, इन तीनों कवियों को त्रयी नाम से जाना जाता है। तो समकालीन कवियों में किसे त्रयी नाम से जाना जाता है? नागा अर्जुन, त्रिलोचन शास्त्री और शमशेर बहादुर सिंह को त्रयी नाम से जाना जाता है। ठीक है। आगे देखिए। तो अब हम लोग नागा अर्जुन की प्रमुख कृतियां, उनकी जो कविता संग्रह है उसे पढ़ेंगे। उसका प्रकाशन वर्ष क्या है इसे देखेंगे। ठीक है। पहला है युगधारा 1953 ईस्वी। सतरंगे पंखों वाली 1959 ईस्वी। प्यासी पथराई आंखें 1962 ईस्वी। तालाब की मछलियां 1964 ईस्वी। तुमने कहा था 1980 ईस्वी। खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980 ईस्वी। हजार हजार बाहों वाली 1981 ईस्वी। पुरानी जूतियों का कोरस 1983 ईस्वी। रत्न गर्भ 1984 ईस्वी। आगे देखिए। ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या 1985 ईस्वी। आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने 1986 ईस्वी। इस गुब्बारे की छाह में 1990 ईस्वी।
भूल जाओ पुराने सपने 1954 ईस्वी, अपने खेत में 1987 ईस्वी, हरिजन गाथा 1977 ईस्वी। ठीक है, तो इस प्रकार नागार्जुन की जो कविता संग्रह थी उसे हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इन कविता संग्रह में से कौन सी स्पेशली आप लोगों को याद रखनी है और कौन सी परीक्षाओं में कई बार पूछी जाती है, इसे आप लोग देख लीजिए। तो आपको याद रखना है युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, तुमने कहा था, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, हजार हजार बाहों वाली और पुराने जूतियों का कोरस। ठीक है, और हरिजन गाथा। इन कविता संग्रह को आप स्पेशली याद में रखिएगा क्योंकि ये सारे कविता संग्रह कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब हम लोग देखेंगे प्रबंध काव्य। तो पहला है भस्मांकुर, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1970 ईस्वी, भूमिजा। ठीक है, निबंध है इनका हिमालय की बेटियां। अब हम लोग देखेंगे नागार्जुन के प्रसिद्ध उपन्यास। पहला है रतिनाथ की चाची, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1948 ईस्वी, बलशनामा 1952 ईस्वी, नई पौधे 1953 ईस्वी, बाबा बटेश्वर नाथ 1954 ईस्वी, अरुण के बेटे 1956 ईस्वी, दुख मोचन 1956 और 1957 ईस्वी। ठीक है, कुंभी पाक, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1960 ईस्वी, पर 1972 में कुंभी पाक जो इनका उपन्यास वो चंपा नाम से प्रकाशित हुआ। उग्र तारा, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1963 ईस्वी, गरीब दास। ठीक है, आगे देखिए। अब हम लोग देखेंगे नागार्जुन के संस्मरण। एक व्यक्ति एक युग 1963 ईस्वी। नागार्जुन का कहानी संग्रह देखिए आसमान में चंदा तैरे, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1982 ईस्वी। नागार्जुन की मैथिली भाषा में रचित दो रचनाएं जिसे आप याद रखिएगा। पहला है चित्रा, जो कि इनका कविता संग्रह है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1949 ईस्वी। और दूसरा है पत्रहीन नग्न गाछा, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1967 ईस्वी। और ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि पत्रहीन नग्न गाछा किसकी रचना है, किस भाषा में लिखी गई है। तो ये रचना है नागार्जुन की और ये रचना मैथिली भाषा में लिखी गई है। ठीक है, आगे देखिए। तो अब हम लोग देखेंगे नागार्जुन से संबंधित महत्वपूर्ण पुरस्कार। ठीक है, और ये क्लास आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर दीजिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1968 ईस्वी में मैथिली में पत्रहीन नग्न गाछा के लिए इनको मिला था और ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए। भारत भारती सम्मान 1988 ईस्वी में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान जो कि लखनऊ में है उसके द्वारा इन्हें प्रदान किया गया था। ठीक है, आगे देखिए। मैथिली शरण गुप्त सम्मान 1993 ईस्वी को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया गया था। राजेंद्र शिखर सम्मान 1994 ईस्वी को बिहार सरकार द्वारा प्रदान किया गया था। आगे देखिए। राहुल संस्कृत्यान सम्मान जो कि 1995 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के सरकार से हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार नागार्जुन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि उनकी महत्वपूर्ण कविता संग्रह कौन कौन सी है, उनका प्रकाशन वर्ष क्या है, उनका जन्म कब और कहाँ हुआ, उनको किन किन रचनाओं पे कौन से पुरस्कार और सम्मान मिले हैं, इन सारे तथ्यों को मैंने काफ़ी विस्तारपूर्वक मैंने आप लोगों को बता दिया। तो आइए हम लोग शासन की बंदूक कविता को पढ़ना प्रारंभ करते हैं जो कि बिहार एससेट के पाठ्यक्रम और यूजीसी नेट के इकाई 5 में शामिल है। और इस कविता की क्या व्याख्या है, इन सभी तथ्यों को हम लोग काफ़ी विस्तारपूर्वक देखेंगे। शासन की बंदूक कविता, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। तो शासन की बंदूक कविता का प्रकाशन वर्ष है 1966 ईस्वी। ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों के पाठ्यक्रम में भी शामिल है तो इसका प्रकाशन वर्ष आपको स्पेशली याद होना चाहिए। शासन की बंदूक कविता में कवि व्यवस्था को चुनौती देता है। व्यवस्था बंदूक के बल पर जनता पर शासन या फिर जनता का शोषण नहीं कर सकती। जनता के प्रतिरोध के सामने बंदूक की ताकत नगण्य हो जाती है। यह कविता आजादी के बाद लिखी गई है। ठीक है, तो आइए हम लोग कविता को देखते हैं। खड़ी हो गई चपकर कंकालों की हुक, खड़ी हो गई चपकर कंकालों की हुक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक। ठीक है, पर इस पंक्ति में नागार्जुन कह रहे हैं कि जब आजादी मिली तो कांग्रेस शासन का ही समय था। कांग्रेस शासन क्रूर रूप में
साबित होने लगी। वह जनता पर अत्याचार करने लगी, जनता का दोहन करने लगी। आकाश में एक विराट सी जो बंदूक है, जो शासक है, वह चाबुक जनता पर चलाने लगा। जो शासन के लोग हैं, जो नेता हैं, वो जनता पर शासन कर रहे हैं। उनके कंकालों को उधेड़ रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। शासन के लोग जनता को अपने पैरों तले दबा कर रखना चाहते हैं। ठीक है, अगली पंक्ति देखिए। उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक। इस पंक्ति में कवि ने सरकार की कुरूपता, उसके हिटलरी शासन, जनताओं पर उसके अत्याचार, उसके कुरूप स्वरूप को चित्रित किया है। सरकार कानी हो गई है, उसे सही गलत कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जो शासन है, जो शासन व्यवस्था है, उस पर जनता थूक रही है। इस पंक्ति में सरकार की नाकामी को दर्शाया गया है, शासन व्यवस्था पर सवाल उठाया गया है, जनता के अधिकारों के हनन का चित्रण इस पंक्ति में किया गया है कि किस प्रकार शासन अंधी हो गई है, जनता पर अत्याचार कर रही है। उसका चित्रण हमें इस पंक्ति में देखने को मिलता है। आगे देखिए। बड़ी बाधिरता 10 गुनी बने विनोवा मूक, बड़ी बाधिरता 10 गुनी बने बिनोवा मूक, धन्य धन्य व शासन की बंदूक। इस पंक्ति में नागार्जुन ये बताना चाहते हैं कि जो नेता है, जो शासकीय लोग हैं, उनकी सुनने की शक्ति जो है वो 10 गुना और बढ़ गई है। शासन के जो लोग हैं, उनको जनता के दुख दर्द से किसी भी प्रकार का कोई भी मतलब नहीं है। जितने भी नेता हैं वो मूक हो चुके हैं, बने विनोवा मूक, वह कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। शासन की व्यवस्था के प्रति इस पंक्ति में नागार्जुन ने व्यंग किया है, उनके असली चेहरे को बेनकाब किया है। धन्य है वो शासन की बंदूक जो जनता के हित में नहीं उठ पा रही है। अगली पंक्ति देखिए। सत्य स्वयं घायल हुआ, गई अहिंसा चूक, जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक। इस पंक्ति में गांधी जी को याद किया जा रहा है। गांधी जी को गोली मार दी गई थी। सत्य को समाप्त करने का शासन द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है। जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक, जहां तहां कुरूर शासन के लोग अपनी बंदूक चलाने लगे, आम जनता पर अत्याचार करने लगे, गोली चलने लगी है, सत्य स्वयं घायल हो गया है। तो अब हम लोग इस क्लास की अंतिम पंक्ति को देखेंगे। जली ठूठ पर बैठकर, जली ठूठ पर बैठकर गई कोकिला कूक, बाल न बाका कर सकी शासन की बंदूक। इस पंक्ति में जनता की सफलता को चित्रित किया गया है, जनता को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। जब शासन किसी की बात नहीं सुनता तो अंत में जनता को सामने आना ही पड़ता है। शासन की बंदूक भी कुछ काम नहीं आती है जनता के सामने। शासन के बंदूक की कमर टूट चुकी है। क्रूर शासन अपने में सुधार करता है, जनता के आगे उसे झुकना ही पड़ता है। इस पंक्ति में जनता की सफलता को बखूबी चित्रित किया गया है, जनता को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। जब शासन किसी की बात नहीं सुनता है तो अंत में जनता को सामने आना ही पड़ता है। उस समय शासन की बंदूक कुछ काम नहीं आती है। शासन के बंदूक की कमर मानो टूट सी चुकी है। क्रूर शासन अपने में सुधार करता है और जनता के आगे उसे झुकना ही पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार शासन की बंदूक कविता काफी विस्तार पूर्वक मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। इस कविता की क्या व्याख्या होगी इसे भी मैंने काफी अच्छे से आप लोगों को बता दिया है। और ये कविता दोहा छंद शैली में लिखी गई है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो नागार्जुन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे, उनकी जो भी कविताएं, उपन्यास, कहानी संग्रह जो कुछ भी थे, वो सब मैंने काफ़ी विस्तार पूर्वक आप लोगों को पढ़ा दिया है। और ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आप सभी को आने वाले क्लास की अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया है, तो वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आप सबको सबसे पहले क्लास की अपडेट देखने को मिल जाएगी। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में मैंने अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक पिन कर दिया है, तो वहाँ से आप लोग मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू।